सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम असाइनमेंट लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन। तो अगर आपने असाइनमेंट लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हियर वी आर विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू. Okay, so the question is like that: in the arrangement shown in the figure, pulleys are small, light, and the frictionless. Threads are inextensible, and the mass of blocks A, B, and C. Let me write B and C. So this is block B and this is block C. Mass of these blocks are 5 kg, 4 kg, 2.5 kg respectively. Coefficient of static friction for both the plane is 0.5. Calculate acceleration of each block when the system is released from the rest. Okay, so you need to find out the acceleration of each block when the system is released from the rest. Okay, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये जो ब्लॉक सी है ये नीचे जाएगा, तो ब्लॉक बी लेफ्ट की तरफ आएगा, ब्लॉक ए डाउन द इंक्लाइन आएगा। तो बी अगर लेफ्ट की तरफ आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर राइट की तरफ लगेगा, ए पे फ्रिक्शनल फोर्स अप द इंक्लाइन लगेगा। तो सबसे पहले तो ये पता करो क्या बी और ए मूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा है ना। ऐसा हो सकता है कि जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है, कम है। ये जो टेंशन होगा, इस टेंशन फोर्स, ये जो टेंशन फोर्स होगा ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से अगर कम हुआ तो ऑब्वियसली ब्लॉक भी मूव नहीं करेगा। सेम फॉर दिस पार्ट, अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स टेंशन और इसकी वेट से अगर ज्यादा होता है तो ए ब्लॉक भी मूव नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से पूरा सिस्टम मूव नहीं करेगा, तो सारे सबकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो होगी। ओके, सो सबसे पहले हम पता करते हैं भाई कौन मूव कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर सी ब्लॉक की बात करते हैं। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये नीचे की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए सी। सी ब्लॉक का मास है हमारे पास 2.5 kg, जिसकी वजह से सी ब्लॉक पे वेट कितना बन जाएगा, दिस इज ब्लॉक सी। इस पे वेट बन गया 25 न्यूटन का वेट बन गया, और जो टेंशन है दैट टेंशन इज टी in this string, correct? And this block is moving in the downward direction with an acceleration ac, with an acceleration ac। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। So therefore I will write down that 25 minus t which is equals to 2.5 ac। t को राइट हैंड साइड भेज दो। So 25 minus 2.5 ac which is equals to t, करेक्ट? ओके, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्लास मैक्सिमम वैल्यू पे बात करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि बी पे मैक्सिमम टेंशन जो लगेगा, क्या वो मैक्सिमम टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा बी को मूव करवाने के लिए या नहीं। तो हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यूज पे। तो मुझे टी का वैल्यू क्या रखना है, मैक्सिमम रखना है, बड़े से बड़ा वैल्यू रखना है मुझे टी का। तो टी का वैल्यू अगर मुझे मैक्सिमम रखना है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ऑफ सी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना एक्सेलरेशन ऑफ सी कम होगा, हमें पता है टेंशन उतना ही मैक्सिमम होगा क्योंकि सबट्रैक्ट वैल्यू है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी कम से कम कितना हो सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ सी कम से कम जीरो हो सकता है। तो हम लोग ऐसा मान के चले गए दैट ए सी का वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एट दैट टाइम टी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है। सो टी मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन। तो अभी हमें टी मैक्स का वैल्यू मिल गया 25 न्यूटन। नाउ क्लास हियर, यहाँ पर आपका ये मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज योर टी मैक्स। तो जब हम इस पुली की बात करेंगे तो दिस इज योर टी मैक्स, और ये आपका समझो T1 है और यहाँ पर भी T1 है। ठीक है, ये T1 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपका T1 होगा, यहाँ पर भी आपका T1 होगा। तो हमें पता है ब्लॉक बी को मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, T1 रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पहले आप T1 पता करो, T1 कितना है। सो व्हेन वी लुक दिस पुली, ये पुली मासलेस है, मासलेस पुली होने की वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाएगी इसकी। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब हमें पता है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स क्या है, T1 प्लस T1 दैट इज 2T1, एंड डाउनवर्ड फोर्स क्या है, टी मैक्स। तो T1 का वैल्यू कितना आ गया हमें, T1 कम्स आउट टू बी टी मैक्स अपॉन 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी मैक्स, 25 न्यूटन, करेक्ट। तो 25 अपॉन 2 करेंगे तो हमें कितना आ रहा है, 12.5 न्यूटन आ रहा है। चलो, अभी यही 12.5 न्यूटन हम लोग बात करेंगे क्या ब्लॉक बी को मूव कराने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। ओके, सो ब्लॉक बी की बात करते हैं। सो सपोज दिस इज माई ब्लॉक बी, जिसका खुद का वेट, ब्लॉक बी का मास है 4 kg, तो वेट हो गया 40 न्यूटन। ग्राउंड उसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है एन, टेंशन टी उसको लेफ्ट की तरफ खींचना चाहता है ऑफ 12.5 न्यूटन, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एफ राइट की तरफ है। सबसे पहले हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का।
लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, म्यू एन होता है, म्यू का वैल्यू है 0.5 और एन का वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 40। तो 0.5 इंटू 40 करोगे तो 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द टेंशन, है ना। टेंशन की वैल्यू जो मतलब जो इस ब्लॉक को मूव करवाना चाहता है वो वाला फोर्स लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है, कम है, जिसकी वजह से बी वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा। बी ब्लॉक को अगर मूव करना होता तो जो टेंशन है वो इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए था, तभी बी वाला ब्लॉक मूव करता। तो इससे समझ में आता है दैट एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो पहला आंसर आ गया हमें। अब बात करते हैं ए वाले ब्लॉक की। अगर ये भी मूव नहीं करता है तो सभी की एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी फिर तो, है ना। तो चलो ए वाले ब्लॉक की बात करते हैं अभी। तो सपोज इफ दिस इज ब्लॉक ए, इसका खुद का वेट, ए का मास कितना है 5 kg, तो वेट हो गया 50 न्यूटन। टेंशन T1, T1 का वैल्यू था हमारे पास आई थिंक सो 12.5, सो 12.5 न्यूटन, करेक्ट। इसके बाद इसका नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एन, यहाँ पर 50 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे, वन इज दिस डायरेक्शन एंड अनदर इज इन दिस डायरेक्शन। सो ये हो गया हमारा 50 कॉस 37 और ये हो गया हमारा 50 साइन 37। फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा यहाँ पर पीछे की तरफ लाइक दिस। सबसे पहले एन पता करो, एन का वैल्यू है 50 कॉस 37, 50 कॉस 37। सो 50 कॉस 37 का वैल्यू हमें पता है 4/5 वन जा 10 जा, तो 4 10 जा हो गया 40 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है म्यू एस एन, म्यू एस का वैल्यू कितना है 0.5 एंड नॉर्मल रिएक्शन कितना है 40। लिमिटिंग फोर्स कैलकुलेट कराओ, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 इंटू 40 कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। ओके, तो हमें इतना समझ में आता है कि ये जो ब्लॉक है इस पे फोर्स लग रहा है लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज ऑफ 20 न्यूटन। इफ दिस फोर्स 12.5 एंड 50 साइन 37 अगर 20 न्यूटन से ज्यादा होता है तो ये ब्लॉक मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले 50 साइन 37 कैलकुलेट करते हैं। 15 साइन 37 कितना होता है, इट इज 50 इंटू 3/5, करेक्ट। सो 5 वन जा 5 10 जा 3 10 जा कितना हो गया 30। तो ये वाला वैल्यू हमारा 30 है, 30 को आप 12.5 के साथ ऐड करोगे तो हमें आएगा 42.5 न्यूटन। तो 42.5 न्यूटन इस पे फोर्स लग रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फ्रिक्शनल फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है वो कितना है 20 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, एज वी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज ऑफ 20 न्यूटन, करेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है। तो इससे समझ में आता है ब्लॉक ए मूव करने वाला है, ब्लॉक ए मूव करने वाला है। क्लियर। सो दिस इज द एंटायर सिनारियो दैट वी हैव। क्लियर, ओके। सो यहाँ पर हमें पता है दैट लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन की लग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकती। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। लेट मी रब दिस पार्ट। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द सी। तो लेट्स कम बैक टू द एफबीडी ऑफ ए। वापस से हम ए की एफबीडी बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पर ए का खुद का वेट, द वेट ऑफ ए इज 50 न्यूटन। यहाँ पर टेंशन टी, नॉर्मल रिएक्शन एन, फ्रिक्शनल फोर्स that is of 20 न्यूटन in the back direction। 50 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे, one is along this part and another along this part, so this become 50 cos 37 and this part become 50 sin 37 and it will move with acceleration a। acceleration a ले लेते चलो to avoid the confusion, ठीक है। ओके फाइन। सो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट t plus 50 sin 37 minus 20 is equals to mass of A is 5 into acceleration of A. So t plus 50 sin 37, we know that it is 3/5 minus 20, which is equals to 5 AA. 5 ones are 5 tens are 3 tens are 30, 30 minus 20 comes out to be 10. So t is equals to 5 AA minus 10. So that is the tension. Okay, आप टेंशन की पहले वाली वैल्यूज नहीं ले सकते क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंडीशन ली थी फॉर द मैक्सिमम टेंशन, फॉर द मैक्सिमम टेंशन, जहां पर हमने एक्सेलरेशन ऑफ सी को 0 माना था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो आप ये वाली कंडीशन नहीं ले सकते, ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सी 0 नहीं है। ये सिर्फ कंडीशन हमने इसके लिए देखा था कि ब्लॉक भी मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है हमें। अभी हम बात करेंगे ब्लॉक सी की।
तो ब्लॉक सी के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो हमें पता है यहाँ पर ब्लॉक सी के ऊपर उसका खुद का वेट हो जाएगा दैट इज ऑफ 25 न्यूटन, और यहाँ पर टेंशन हो जाएगा T1 एंड ब्लॉक सी इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन AC। टेंशन यहाँ पर T1 होगा, रिमेंबर क्लास। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पर टेंशन T1 लिया है तो हम यहाँ पर टेंशन T1 कर देते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन। ठीक है, हमने यहाँ पर टेंशन T1 लिया है तो यहाँ पर हम टेंशन ले लेते हैं ओनली T। यहाँ पर मैंने क्या टेंशन ले लिया, ओनली T इज द टेंशन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर T1 मत लो, सिर्फ T ले लो। तो C के ऊपर जो स्ट्रिंग है उस पर टेंशन कितना है, T है। So let's try to find out the relation of T1 and T. As we know that this is massless pulley, net force is 0. Net force 0 means upward force is equals to downward force. So 2T1 is equals to T. Correct? Okay. चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर I will write down that 25 minus T is equals to 2.5 AC. The value of T is 2T1. So therefore 25 minus 2T1 is equals to 2.5 AC. What is the value of T1? 5 AA minus 10. So 25 minus 2, 5, acceleration of A minus 10 which is equals to 2.5 AC. Open कर दो brackets को, 5 2s are 10, minus minus become plus, 10 2s are 20 is equals to 2.5 AC. तो 25 plus 20 कितना हो गया, 25 plus 20 comes out to be 45 minus 10 AA is equals to 2.5 AC. Okay, so that is the value what we are getting. Clear? Fine. So यहाँ तक हमें आ गया है. Now we will use the constant relation. As we know that this is a pulley, this one. इस pulley पे यहाँ पर acceleration, as we know that this block is moving in the downward direction with an acceleration of AA. तो यहाँ पर इस string में ये वाली जो string है जो इस pulley के left side है, यहाँ पर इस string में acceleration कितना होगा, AA का acceleration होगा। और इसके लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग है मींस दिस वन, हमें पता है ब्लॉक भी मूव नहीं कर रहा तो यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। ब्लॉक्स ये वाली जो पुली है ब्लॉक सी के साथ कनेक्टेड है और सी AC एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली पुली भी AC एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगा लाइक दिस। हमें पता है कैसे हम एक्सेलरेशन ऑफ पुली कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट AA प्लस 0/2। सो AC इज इक्वल्स टू AA/2। सो AA का वैल्यू कितना आ गया, इट इज 2AC। तो AA की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2AC। सो देयरफॉर 45 माइनस 10, AA की जगह मैंने 2AC पुट कर दिया विच इज इक्वल्स टू 2.5 AC। 10 2s are 20, 20 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 20 प्लस 2.5 कम्स आउट टू बी 22.5। सो 45 इज इक्वल्स टू 22.5 AC। तो AC का वैल्यू कितना आ गया, 45/22.5। 1 जा 2 जा तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो C वाला जो ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो A वाला ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, सो 2 into 2 विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लीज कॉपी डाउन दिस देन विल डू द नेक्स्ट वन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, that is very interesting question we have. So the question is, in the arrangement shown in the figure, mass of block A, B and C are 18.5, 8 kg and 1.5 kg respectively. The bottom surface of A is smooth, while coefficient of friction between the block A and C is 1/3. The between B and floor is 1/5. System is released from the rest at T is equals to 0 and the pulleys are light and frictionless. Calculate the acceleration of block A, B and C. So here we are with our question. We need to find out what is the acceleration of block A, acceleration of block B and acceleration of block C. A और surface के बीच में there is a smooth surface means there is no friction. A और C के बीच में coefficient of friction 1/3, B और surface के बीच में coefficient of friction 1/5. So let's try to find out the acceleration of the entire system. So if I'll say you that acceleration of A, let's say acceleration of A is A, acceleration of B is B and acceleration of C with respect to A is C. I'll write down C, confuse नहीं होना है, C is the acceleration of block C with respect to A। मैं with respect to A की बात कर रहा हूँ तो A के रिस्पेक्ट में C सिर्फ नीचे जाएगा, लेकिन अगर ग्राउंड फ्रेम से कोई C को देखे तो C आगे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, ब्लॉक A उसको अपने साथ आगे की तरफ लेके जाएगा। ओके, सो रिमेंबर दैट थिंग। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे दैट ये वाला जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है
this let's say this string is 1, this string is 2, this string is 3 and this string is 4. स्ट्रिंग नंबर 4 नेमिंग कर दिया उनकी लेंथ को। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे ये वाला जो सेक्शन है, एज यू कैन सी दिस सेक्शन, सो इफ वी टॉक अबाउट दिस सेक्शन, ये सेक्शन लेट्स से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स ए। मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया है, एक्स ए ले लिया है। ऑब्वियसली जो ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट होगा वही इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा। स्ट्रिंग की इस पॉइंट की अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है एक्स बी, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, स्ट्रिंग की सी ना, जो भी डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक बी का होगा वही डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का होगा। ऑब्वियसली हमें समझ में आता है, क्लियर। तो व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1? स्ट्रिंग 1 की लेंथ में कितना चेंज होने वाला है, हमें पता है एक्स ए का काम क्या होगा, ये स्ट्रिंग की लेंथ को रिड्यूस करेगा, इसके लिए माइनस लिखेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट कि ये स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। एक्स बी भी देखो क्या कर रहा है, एक्स बी अगर मतलब मान लो ये पॉइंट फिक्स है और ये ब्लॉक नजदीक आ रहा है, तो एक्स बी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो आई विल राइट डाउन माइनस एक्स बी, करेक्ट। स्ट्रिंग जो 2 है, आई विल राइट डाउन चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 2 इज 0, क्योंकि ये लेंथ कभी भी चेंज होने ही नहीं वाली, हमें पता है ये लेंथ तो फिक्स्ड है, करेक्ट। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर एज यू कैन सी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्वियसली एक्स बी इज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये पॉइंट ये पुली बी के साथ कनेक्टेड है। बुक बी का जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा। सेम फ्रॉम हियर दिस पुल इज कनेक्टेड विद ब्लॉक ए का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स से। तो अगर हम बात करेंगे दैट टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नंबर 3, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी मतलब मान लो ये एंड फिक्स्ड है, ये एंड फिक्स्ड है और ए वाला पार्ट अंदर की तरफ आ रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो एक्स से जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ को डिक्रीज करेगा। ऑब्वियसली अगर ये अंदर की तरफ आएगा तो देखो स्ट्रिंग की लेंथ डिक्रीज हो गई, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वही लेंथ रहेगी, स्ट्रिंग की लेंथ कम हो रही है, डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे हम। फिर यहाँ पर एक्स बी, अभी ये एंड को फिक्स मानो और ये जो ब्लॉक है ये ये जो ब्लॉक है ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो ये जब ब्लॉक लेफ्ट की तरफ आएगा तो ये वाला जो पुली है यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी देखो लेंथ इतना ही रह गया, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिक्रीज कर रहा है, बी भी क्या कर रहा है, उसकी लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। सो आई विल राइट डाउन माइनस एक्स बी। अब बात करेंगे द फोर्थ पार्ट, चेंज इन द लेंथ ऑफ द फोर्थ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमें पता है ये जो ब्लॉक है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, सपोज ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा है विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स सी, है ना, और ये वाला तो फिक्स्ड होगा, ये वाले में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो आप देखोगे ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की एक्स सी डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो स्ट्रिंग की लेंथ एक्स सी क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करेगा। कंसिडर दिस एज अ फिक्स पार्ट, और ये ब्लॉक अगर नीचे आ गया, ये ब्लॉक यहाँ पर है, ये ब्लॉक अभी नीचे आ जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज होगी तो हम लोग इसको प्लस में लिखेंगे एक्स सी। अभी हम इन सबको ऐड करेंगे, व्हाट वी विल डू, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 विच इज इक्वल्स टू 0, as we know that, correct। total change in the length of the string will always remain 0, so delta L1 का वैल्यू कितना है, it is माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी, L2 का वैल्यू 0, L3 का वैल्यू माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी, L4 का वैल्यू एक्स सी which is equals to 0 entire equation. So therefore I will write down that xc is equals to 2xa and minus xa minus 2xa right hand side भेज दिया, same for minus xb, so plus 2xb। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे with respect to time, so velocity of c is equals to 2 times of velocity of a plus 2 times of velocity of b। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो with respect to time, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सी, एक्सेलरेशन ऑफ सी हमने सी लिया है विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाएगा विच इज ए, प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा दैट इज बी। तो सी का वैल्यू कितना हो गया, सी इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2b, सो इतना सी का एक्सेलरेशन होगा। तो ये पूरा चीज हमने किसके लिए किया, सी निकालने के लिए, स्मॉल सी, और स्मॉल सी क्या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आई विल राइट डाउन स्मॉल सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 2a प्लस 2b। सो दिस इज द कांस्टेंट रिलेशन, हमने कांस्टेंट रिलेशन से सी का वैल्यू निकाल दिया और उसको साइड में लिख दिया है।
अभी हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स की और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, तो अब इसका पार्ट नहीं चाहिए हमें, सो इसको रब कर देते। सो दिस इज सी। ओके, चलो अब बात करते हैं बड़े बिगर ब्लॉक ए की। एक एक करके सबका एफबीडी बनाएंगे हम। सो लेट्स से दिस इज बिगर ब्लॉक ए। ठीक है, इसकी सरफेस हटा देते हैं हम। दिस इज ओनली ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो उसका खुद का वेट, वेट की वजह से ये बन गया 185 न्यूटन। 18.5 kg इज द वेट। नॉर्मल रिएक्शन आई विल राइट डाउन एन। सी भी इसको क्या करेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज n1। अब क्योंकि सी नीचे जा रहा है, सी नीचे जा रहा है, तो सी की रिस्पेक्ट में ब्लॉक ए के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कहाँ पर लगेगा? इन दिस डायरेक्शन। सी ब्लॉक, सॉरी, सी क्योंकि नीचे जा रहा है तो सी ब्लॉक ए पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा इन दिस डायरेक्शन, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट? तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू सी। तो इसको मैं F1 लिख देता हूँ, F1। ओके, फाइन। सो एंड पुलीज है। ओके, यहाँ पर इस पे टेंशन लग जाएगा, लेट्स से यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पर टेंशन लग गया। पुलीज है यहाँ पर, एज वी नो दैट। तो यहाँ पर पुलीज पे टेंशन टी और यहाँ पर भी टेंशन टी। तो इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक ए पे। तो ब्लॉक ए की मोशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक ए मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, एज वी नो दैट। ओके, so let's try to find out. T plus T comes out to be 2T minus N1, which is equals to mass into acceleration. मास कितना है इसका? 18.5 and the acceleration is a। तो जो N1 का वैल्यू आया हमें, N1 का वैल्यू कितना होगा? 2T minus 18.5 a, that is the value of N1। करेक्ट? ओके, अभी हमें पता है F1 जो है ये क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट म्यू N1। दिस म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है? 1/3। तो मैं 1/3 लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कौन सा म्यू लेना है। सी और ए के बीच की बात चल रही है अभी, तो 1/3 N1 है ना। सो 1/3 N1 का वैल्यू है 18.5 ए। ओके, फाइन। तो यहाँ तक सब कुछ सही है। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, N1 का वैल्यू मैंने गलत पुट कर लिया। इट इज 2T minus 18.5 a, या सो दैट इज द वैल्यू ऑफ N1। फाइन। सो नाउ एज यू कैन सी, ये जो ब्लॉक है इसकी कोई भी वर्टिकल मोशन नहीं होने वाली। इससे समझ में आता है दैट ऑल द अपसाइड फोर्सेस इज इक्वल्स टू डाउनसाइड फोर्सेस। सो आई विल राइट डाउन n इज इक्वल्स टू 185 प्लस F1। n इज इक्वल्स टू 185 प्लस F1। ठीक है, तो ये हमने ब्लॉक ए की स्टडी कर ली। अब बात करेंगे ब्लॉक सी की। सो इफ दिस इज अ ब्लॉक सी, दिस इज अ ब्लॉक सी, तो ये ब्लॉक सी का खुद का वेट, सी का है 1.5 kg, तो वेट हो गया 15 न्यूटन। टेंशन T इन द स्ट्रिंग इन द अपर डायरेक्शन, और इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, दैट इज N1। एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, इट इज इन द अपर डायरेक्शन, दैट इज F1। करेक्ट? और इस ब्लॉक की जो मूवमेंट है दैट इज इन द सी एसोलेशन। ये ब्लॉक सी एसोलेशन के साथ नीचे की तरफ जा रहा है और ए एसोलेशन की तरफ, ए एसोलेशन से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक का मास हमें पता है 1.5 kg है ना। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो इस ब्लॉक के पास हॉरिजॉन्टल फोर्स में कौन है? सिर्फ N1 है। सो मतलब यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल था टू गिव दिस एक्सेलरेशन। सो आई विल राइट डाउन N1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 1.5 a। तो ये हमारा किसका वैल्यू है? N1 का वैल्यू है। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ N1। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ N1 इन दिस इक्वेशन, तो मैं यहाँ पर 1.5 a लिख दूंगा, विच इज इक्वल्स टू 2T माइनस 18.5 a। 18.5 a को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो 1.5 a प्लस 18.5 a विच इज इक्वल्स टू 2T। 18.5 प्लस 1.5 कम्स आउट टू बी 20 a इज इक्वल्स टू 2T। तो टेंशन कितना आ रहा हमें? 10 a। सो 10 a इज द टेंशन। सिंपल। ओके, तो चलो ये पार्ट तो हमें आ गया। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर वापस से आ जाते हैं। वी नो दैट F1 प्लस टी, सॉरी, नेट फोर्स हम देखेंगे वाई डायरेक्शन में। सो इन वाई डायरेक्शन व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक सी? सो आई राइट डाउन 15 माइनस F1 माइनस टी इज इक्वल्स टू मास कितना है? 1.5 है, और एक्सेलरेशन कितनी है इसकी? c है। ओके, सो यहाँ पर जब हम देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, दिस इज द वैल्यू ऑफ F1 व्हाट वी आर गेटिंग। करेक्ट?
तो ये वैल्यू हमें मिल रही है F1 की, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। सो 15 माइनस F1 की वैल्यू है 1/3 2t माइनस 18.5a। ओके, ये F1 की वैल्यू है माइनस टी दिस वन, ओके, या इज इक्वल्स टू 1.5 c, 1.5 c। तो ये चीज आप नोट कर लो, मैं रब कर देता हूँ। C इज द आइसोलेशन ऑफ ब्लॉक C विथ रिस्पेक्ट टू A, ओके। T का वैल्यू क्या है 10a, तो मैं यहाँ पर T की जगह 10a लिख दूंगा। तो T की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 10a विच इज इक्वल्स टू 1.5 c। यहाँ पर भी T की जगह हम 10a पुट कर देंगे। सो 15 माइनस 1/3 2 इंटू टी की जगह 10a मैंने पुट कर दिया, माइनस 18.5a माइनस 10a is equals to 1.5 c. So that's the value of what we are getting. So 2 into 10 comes out to be 20, 20 को 18.5 से माइनस करोगे तो 1.5 मिलेगा। So 15 minus 1.5a upon 3 minus 10a is equals to 1.5 c. So 3 ones are 0.5 are correct, and 15 minus minus 0.5a minus 10a becomes minus 10.5a which is equals to 1.5 c. Clear? Okay class, so now as we can say that what will be the value of c? C का value हो जाएगा 15 upon 1.5 minus 10.5 upon 1.5. Clear? Okay, so यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 हो गया, 1.5 को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये कितना हो गया हम, अच्छा यहाँ पर जस्ट ए मिनट, यहाँ पर a है, ओके, ये a हम मिस कर गए हैं। सो यहाँ पर क्या हो गया 10 माइनस 7a, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ c। कितना आ रहा है 10 माइनस 7a आ रहा है। तो ये रिलेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ये सब कुछ हो गया है। अभी हम बात करेंगे ब्लॉक बी की फाइनली। सो दिस इज ब्लॉक बी, वही बी है, ओके। ब्लॉक बी पे कौन सी फोर्सेस लग रही है? सबसे पहले इसका खुद का वेट, बी का वेट कितना होगा 8 kg है, तो बी का वेट हो जाएगा 80 न्यूटन। सो 80 न्यूटन, करेक्ट। ये नॉर्मल रिएक्शन इसको ग्राउंड से मिलेगा। सपोज एन, यहाँ पर N2 ले लेते हैं। N2 इज द नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द ग्राउंड टू द ब्लॉक, ओके। यहाँ पर इस ब्लॉक के पास ये पुली है टेंशन T, और यहाँ पर टेंशन T, और इस ब्लॉक के पास यहाँ पर भी एक पुली है जिसकी वजह से यहाँ पर टेंशन T और ये वाला टेंशन T, और इस ब्लॉक के पास बॉटम पे सी यार, ये ब्लॉक लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इस पे बॉटम पे फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा राइट की तरफ। अभी हम बात करते हैं ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, सारे फोर्सेस वाई डायरेक्शन में कितना होगा। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन N2 in the upper direction, this T is in the upper direction, T in the downward direction, so minus T, 80 Newton is in the downward direction, so minus 80 which is equals to 0, क्योंकि हमें पता है ये ब्लॉक की वर्टिकल मोशन नहीं होने वाली, तो नेट फोर्स 0 आएगा। T माइनस टी गेट कैंसल आउट, तो N2 का वैल्यू कितना मिल गया? N2 का वैल्यू हमें मिल गया 80 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ N2 व्हाट वी आर गेटिंग एज व्हाट 80 न्यूटन। तो चलो N2 आ गया, हमें फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है म्यू N2, म्यू का वैल्यू कितना है 1/5, so 1/5 into 80, 1 जा 5 1 जा 5 and 16, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ रहा है 16 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ब्लॉक बी पे, ठीक है। ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है विथ एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो अभी नेट फोर्स देखेंगे इन एक्स डायरेक्शन, तो नेट फोर्स कितना होगा T प्लस टी माइनस एफ मीन्स 2T माइनस एफ। सो आई राइट डाउन 2T माइनस एफ, T प्लस टी 2T माइनस एफ। मास ऑफ ब्लॉक बी is 8 kg, 8 and acceleration is B। F फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ रहा है हमें 16 न्यूटन आ रहा है, तो F की जगह हम 16 न्यूटन लिख देंगे। सो माइनस 16, ओके, F की जगह मैंने 16 लिख दिया। T का वैल्यू कितना हमारे पास 10 है, तो 2 को 10A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20A मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू 8B, करेक्ट, गुड। तो अभी यहाँ से हम B निकाल देंगे, वी डोंट हैव द स्पेस, ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। B का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दूंगा, 8 को यहाँ पर भेजेंगे 20A अपॉन 8 माइनस 16 अपॉन 8, सो 1 जा 2 जा 4 2 जा 4 5 जा, सो B इज इक्वल्स टू 5A/2 माइनस 2। सो ये वैल्यू हमें B की मिल रही है, ये वैल्यू हमें C की मिल रही है इन टर्म्स ऑफ ए। विल पुट द वैल्यू ऑफ B
we will put the value of c in this equation to get our final answer. Clear? So I'll write down over here that c is equals to, c का value, c is equals to 2a plus 2b ना. What is the value of c? 10 minus 7a. So 10 minus 7a which is equals to 2. a का value कितना है? अच्छा ये कोई a रहने दो, no problem. Plus 2. b का value कितना है? 5a by 2 minus 2. So I'll write down 5a by 2 minus 2. That is the value of b. Okay, so हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. So 10 minus 7a is equals to 2a. यहाँ पर जब ब्रैकेट्स ओपन करूंगा 5 2 10, 10 upon 2 comes out to be 5a, 2 2 4. ओके, सो 4 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे. सो 10 प्लस 4, 5a प्लस 2a कम्स आउट टू बी 7a, माइनस 7a राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस 7a, 7a कम्स आउट टू बी 14a, 10 प्लस 4 14. तो a का वैल्यू हमें आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ब्लॉक a इज मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन. जैसे a का वैल्यू आ गया, हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ c. सो 10 माइनस 7 इंटू 1 कम्स आउट टू बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें c का एक्सेलरेशन, ब्लॉक सी की एक्सेलरेशन आ गई. तो ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जैसे हमें ब्लॉक ए का वैल्यू आ गया, हम यहाँ पर भी पुट कर देंगे. तो 5 1 जा 5, 5 अपॉन 2 कम्स आउट टू बी 2.5. ओके, 2.5 माइनस 2 कम्स आउट टू बी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बी का एक्सेलरेशन भी आ गया हमें, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So in this way you need to do this problem. So please solve down, then we'll move to the next problem. So let's move to the next question. So here we are with our next question. So the question is, consider two blocks as shown in the figure. A force is applied on the lower block. Sub question A, where does the sliding begin first? आपको पता करना है कि स्लाइडिंग कहाँ पर स्टार्ट हुई है. स्लाइडिंग दो जगह हो सकती है, 2 kg 4 kg ब्लॉक्स के बीच में हो सकती है, या फिर 4 kg और ग्राउंड सरफेस के ब्लॉक्स के बीच में हो सकती है ना. तो आपको पता करना है कि स्लाइडिंग कहाँ पर हुई. पहले स्लाइडिंग यहाँ पर हो सकती है या फिर यहाँ पर भी हो सकती है. आपको पता करना है कि फर्स्ट स्लाइडिंग कहाँ पर हुई है. सेकेंड सब क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एट विच एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम स्टार्ट स्लाइडिंग. आपको वो वैल्यू फोर्स की फाइंड आउट करनी है जहां पर स्लाइडिंग पहली बार हुई है, कहीं चाहे कहीं पे भी हो, 2 kg 4 kg के बीच में हो या फिर 4 kg और ग्राउंड सरफेस के बीच में हो. सब क्वेश्चन सी, एट व्हाट वैल्यू ऑफ फोर्स एफ विल द स्लाइडिंग स्टार्ट एट द अदर सरफेस. अभी आपको वो वैल्यू फोर्स की फाइंड आउट करनी है जहां पर स्लाइडिंग दूसरी जगह पे हो. ठीक है. सब क्वेश्चन डी, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एफ, ये सारी वैल्यूज आपको दी गई है. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स नेचर एंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट बोथ रफ सरफेसेस. ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बोथ द ब्लॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ फ्री बॉडी डायग्राम. सबसे पहले बात करेंगे 2 kg के ब्लॉक की. सपोज इफ दिस इज अ 2 kg ब्लॉक, करेक्ट. सो यहाँ पर इसका खुद का वेट दैट इज 20 न्यूटन. ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन N2 ले लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन. ओके, नाउ 4 kg का ब्लॉक जो होगा वो 2 kg वाली ब्लॉक को क्या करेगा. सी 2 kg ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 4 kg का ब्लॉक कहाँ पर जा रहा है. 2 kg के ब्लॉक के रिस्पेक्ट में जो 4 kg का ब्लॉक है वो राइट की तरफ जा रहा है. तो ऑब्वियसली 4 kg के ब्लॉक में 2 kg का जो ब्लॉक है, 4 kg के रिस्पेक्ट में जो 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक 4 kg के रिस्पेक्ट में कहाँ पर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है. तो ऑब्वियसली 4 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. लेट्स से दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स F2, करेक्ट. सो यहाँ पर अभी हम 4 kg ब्लॉक का भी FBD बना देते हैं. सो सपोज दिस इज अ 4 kg ब्लॉक जिसके ऊपर आपने एक फोर्स F अप्लाई कर दिया है. यहाँ पर आपका 4 kg ब्लॉक का वेट दैट इज 40 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज N2, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N1. यहाँ पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा F2, है ना. 2 kg के रिस्पेक्ट में 4 kg राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है. 2 kg के रिस्पेक्ट में 4 kg राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है. तो 2 kg का ब्लॉक 4 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स बना देगा इन लेफ्ट डायरेक्शन. सेम हैपेंस विद द ग्राउंड सरफेस. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4 kg का ब्लॉक राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है. तो ग्राउंड सरफेस 4 kg के ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स बना देगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस. तो ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स F1, करेक्ट. ओके, तो इतनी सारी फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रही है. सो लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग दिस. सबसे पहले हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द लिमिटिंग फ्रिक्शन. सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के रख देते हैं इनकी. जैसे कि यहाँ पर फॉर द सेकेंड ब्लॉक मीन्स 2 kg ब्लॉक,
लिमिटिंग फ्रिक्शन FL2 निकाल देंगे. FL2 is equals to mu N2. Mu2 N2, what is the value of mu2? It is 0.2. And what is the value of N2? As we can see, it is 20 Newton. So it comes out to be 4 Newton. Let's talk about FL1. FL1 is nothing but mu1 N1. What is the value of mu1? It is 0.1. And what is the value of N1? It is nothing but N2 plus 40. And N2 is nothing but 20. So 20 plus 40 comes out to be 60 Newton. So 0.1 into 60 comes out to be 6 Newton. So that is the limiting friction between the two blocks. Correct? Okay, so let's solve the sub question A now. सब क्वेश्चन ए सॉल्व करेंगे अभी हम. सब क्वेश्चन ए में पूछा है कि पहले बताओ कि स्लाइडिंग कहाँ पर स्टार्ट हुई है. ओके, स्लाइडिंग दो जगह स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि हमें पता है 2 kg और 4 kg के ब्लॉक में स्टार्ट हो सकती है, या फिर 4 kg और ग्राउंड सरफेस के बीच में स्टार्ट होगी. तो क्लास ये ऑब्वियस रीजन है कि स्लाइडिंग सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट होगी, 4 kg ब्लॉक और ग्राउंड सरफेस के बीच में होगी, है ना. जब आप फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हो बॉटम ब्लॉक पे, तो कभी भी टॉप ब्लॉक मूव नहीं करेगा. कब तक मूव नहीं करेगा? जब तक बॉटम ब्लॉक ग्राउंड सरफेस से मूव ना कर जाए, है ना. देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ 4 kg ब्लॉक और उसके ऊपर मैंने एक 2 kg का ब्लॉक रख दिया लाइक दिस, तो मैं यहाँ पर फोर्स एफ अप्लाई कर रहा हूँ ऑन द 4 kg ब्लॉक. 4 kg का ब्लॉक अभी तक मान लो ग्राउंड सरफेस से मूव नहीं किया है. 4 kg का ब्लॉक ग्राउंड सरफेस है, ये आपकी ग्राउंड सरफेस है. माई हैंड इज द ग्राउंड सरफेस. सो ये ग्राउंड सरफेस है. 4 kg का ब्लॉक अभी तक ग्राउंड सरफेस से मूव नहीं किया है. 4 kg का ब्लॉक जब तक मूव नहीं किया, तो इज दैट पॉसिबल ये 2 kg का ब्लॉक खुद से खुद आगे चले जाए? नो, इज दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स उतना इनफ होगा ही नहीं कि उस 2 kg के ब्लॉक को आगे की तरफ लेके जाए. करेक्ट. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ऑब्वियसली 4 kg का ब्लॉक जब भी स्लाइडिंग होगा, 4 kg का ब्लॉक जब ग्राउंड पे स्लाइड होगा, तभी चांसेस होता है कि 2 kg का ब्लॉक उसके ऊपर स्लाइड करे. ठीक है. तो इससे समझ में आता है कि 4 kg का ब्लॉक जो है, 4 kg का जो ब्लॉक है वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर जब स्लाइड करेगा, उसके बाद ही 2 kg का ब्लॉक 4 kg के ऊपर स्लाइड कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता. ठीक है. तो इससे समझ में आता है पहली स्लाइडिंग कहाँ पर होगी, 4 kg और ग्राउंड सरफेस के बीच में होगी. फर्स्ट स्लाइडिंग अकर्स. सो नाउ लेट्स मूव टू द सब क्वेश्चन बी. सब क्वेश्चन बी क्या था कि आपको वो वाली वैल्यू फोर्स की फाइंड आउट करनी है जहां पर स्लाइडिंग फर्स्ट टाइम कहीं पे भी हुआ होगा. कहीं पे भी मींस 4 kg ग्राउंड सरफेस के बीच में भी हुआ होगा, या फिर 2 kg और 4 kg के बीच में भी हुआ होगा. जैसे कि हमने पता कर लिया कि पहली स्लाइडिंग कहाँ पर हुई है, 4 kg और ग्राउंड सरफेस के बीच में हुई है. करेक्ट. तो ऑब्वियसली हम लोग एफ की वैल्यू पता करेंगे अभी. एफ की वैल्यू स्लाइडिंग कभी होगी, 4 kg और ग्राउंड सरफेस के बीच में स्लाइडिंग कभी अकर होगी. ऑब्वियसली स्लाइडिंग तभी अकर होगी इफ फोर्स F इज ग्रेटर देन F1, है ना. अगर F का वैल्यू F1 से ज्यादा होगा तभी तो स्लाइडिंग होगी. इफ आई विल कंसिडर दिस एज माय एंटायर सिस्टम. तो अगर ये पूरा सिस्टम हो गया, तो सपोज नाउ दिस इज 6 kg, तो जिसकी वजह से 60 न्यूटन का फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज माय N1 एंड दिस इज माय F1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ F. अगर मैंने इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर कर लिया, करेक्ट, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक तभी स्लाइड होगा जब F की वैल्यू F1 से ज्यादा होगी. So I will write down F is greater than equals to FL1. At this point of the movement, sliding begins. Sliding begins, है ना. तो स्लाइड होने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए हमें, 6 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तभी स्लाइडिंग आपकी चालू हो जाएगी. सो दिस इज सब क्वेश्चन बी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब क्वेश्चन सी. अब सी सब क्वेश्चन की बात करें. चलो हमें पता चल गया स्लाइडिंग तो स्टार्ट हो गई है. ठीक है. तो अभी हमें पता करना है जब स्लाइडिंग स्टार्ट हुई है, तो जब दूसरी स्लाइडिंग होगी, दूसरी स्लाइडिंग किसके बीच में होगी, ऑब्वियसली 2 kg और 4 kg के ब्लॉक्स के बीच में होगी. तो उस वक्त पता करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स F. सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये वाली जो ब्लॉक है ये कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर सकता है ना. तो सबसे पहले हमें पता करना होगा जो सेकेंड ब्लॉक है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा. हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता करना है. तो ऑब्वियसली मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का तभी अकर होगा जब ये वाली फोर्स मैक्सिमम होगी, है ना. क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तभी मैक्सिमम होगा जब फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना. तो ये वाला जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है. और फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज 4 न्यूटन. तो हमें पता है इसका मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू दैट इज FL2 व्हिच इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन, करेक्ट, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन. लेट्स से ये वाली जो ब्लॉक है ये कौन सी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, लेट्स से A2 एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है.
So mass into A2, so therefore I will write down A2 is equals to 4 upon mass कितना था इस ब्लॉक का? The mass of this block is I think so 2 kg या 2 kg. So 4 upon 2 it's nothing but 2 meter per second square. So that is the value of acceleration. मतलब ये ब्लॉक मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर सकता है, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऑब्वियसली if this block cannot move more than if this block cannot move for the acceleration more than 2 meter per second square, तो इससे समझ में आता है अगर 4 kg का ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो जाए तो ये फर्स्ट ब्लॉक सेकेंड ब्लॉक पे क्या करेगी, स्लाइड कर जाएगी। फिर तो ये बहुत तेजी से मूव करेगा ना, और 2 kg का ब्लॉक उतनी तेजी से मूव नहीं करेगा क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर किसी तरीके से 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, 2 kg का ब्लॉक 4 kg के ब्लॉक पे स्लाइड कर जाएगा। तो ठीक है, चलो हम लोग मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी ब्लॉक पे हम क्या लगा देंगे, एफबीडी लगा देंगे, न्यूटन्स की लॉ लगा देंगे। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सो एफ माइनस F1 माइनस F2 विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 4 एंड द एक्सेलरेशन हम A2 मान के चलेंगे फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो देयरफॉर F, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? F1 की वैल्यू हमें पता है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा ना, क्योंकि ये ब्लॉक तो स्लाइड कर रही है। ओके, ये ब्लॉक ग्राउंड सरफेस पे स्लाइड कर रही है, तो ऑब्वियसली ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका, 6 न्यूटन। और F2 भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है फॉर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हमने जैसे कि पता किया है मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए F भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, तो वो कितना है 4 न्यूटन विच इज इक्वल्स टू 4, एक्सेलरेशन कितना है 2 है। So let's solve this equation. So F is equals to 8 plus 10, so it comes out to be 18 न्यूटन। तो अगर आपका फोर्स F 18 न्यूटन से ज्यादा हो जाए, है ना, देखो हमने फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, फोर्स 18 न्यूटन पे ये कंडीशन वैलिड होगी। अगर आपका फोर्स 18 न्यूटन से ज्यादा हो जाए, मतलब आपने फोर्स बढ़ा दिया, फोर्स बढ़ा दिया तो ये जो वैल्यू आपको सॉल्व करके आएगी ये भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। एक्सेलरेशन बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन आपने बढ़ा दिया, मतलब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा हो गया। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 4 kg के ब्लॉक के पास कुछ और एक्सेलरेशन आ जाएगी जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होगा, बट 2 kg का वाला ब्लॉक वो एक्सेलरेशन ले नहीं पाएगा क्योंकि 2 kg मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा सकता है, ओनली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, 2 kg का ब्लॉक 4 kg के ब्लॉक पे स्लाइड करना चालू कर देगा। करेक्ट, ओके। तो चलो ये हमारा पार्ट था सी पार्ट, लेट्स गो फॉर द डी पार्ट। डी पार्ट में हमें बताया गया है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहला फोर्स कितना है, 3 न्यूटन। 3 न्यूटन की फोर्स के लिए हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो क्लास हमें पता है कि स्लाइडिंग सबसे पहले कहाँ पर होगी, 4 kg ब्लॉक और ग्राउंड सरफेस के बीच में होगी, और स्लाइडिंग करने के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी चाहिए, 6 न्यूटन। जबकि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी दे रहे हैं हम, 3 न्यूटन। इसका मतलब स्लाइडिंग हुआ ही नहीं दोनों ब्लॉक्स के बीच में, दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी नहीं हुआ और ब्लॉक्स और ग्राउंड सरफेस के बीच में भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, सिस्टम इज एट रेस्ट। करेक्ट, क्योंकि सिस्टम पहली बार कब मूव करता है, जब फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 6 न्यूटन। ठीक है, फाइन। चलो सेकेंड पार्ट बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, एफ का वैल्यू 12 न्यूटन है, एफ का वैल्यू 12 न्यूटन है। तो क्लास यहाँ पर देखोगे जहां पर एफ का वैल्यू 12 न्यूटन है, 12 न्यूटन लाइज बिटवीन 6 न्यूटन एंड 18 न्यूटन। 18 न्यूटन से ज़्यादा अगर फोर्स हो जाता है तो 2 kg का ब्लॉक और 4 kg का ब्लॉक दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। करेक्ट, मूव तो होने वाला है क्योंकि फोर्स आपने 12 न्यूटन दिया विच इज ग्रेटर देन 6 न्यूटन, तो ऑब्वियसली ये सिस्टम मूव करेगा। लेकिन हमें ये पता करना है कि सिस्टम साथ में मूव करेगा या 2 kg और 4 kg का ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा। तो हमें पता है 2 kg का ब्लॉक और 4 kg का ब्लॉक एक दूसरे पे तभी स्लाइड करेगा जब फोर्स का वैल्यू 18 न्यूटन से ज्यादा होगा। अगर फोर्स का वैल्यू 18 न्यूटन से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं विद कॉमन एक्सेलरेशन। तो उसकी एफबीडी मैंने इनकी, अगर मैंने इसको ये सिस्टम मान दिया तो दिस इज माय एफबीडी, और यहाँ पर हम मान के चल रहे कि इनकी एक्सेलरेशन ए है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन एफ माइनस F1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इस सिस्टम का, 6 kg, सो 6 इनटू एक्सेलरेशन ए। एफ का वैल्यू है 12, F1 ऑब्वियसली अगर ये वाला जो ब्लॉक है ग्राउंड सरफेस पे स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 न्यूटन। तो आई राइट डाउन यहाँ पर 6 विच इज इक्वल्स टू 6 ए। सो देयरफॉर 12 माइनस 6 कम्स आउट टू बी 6 विच इज इक्वल टू 6 है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया आपका, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट इज द एक्सेलरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
थर्ड पार्ट, लेट मी राइट द थर्ड पार्ट ओवर हियर। थर्ड पार्ट में एफ का वैल्यू कितना दिया आपने, 24 न्यूटन का वैल्यू दे दिया। तो जब आपका एफ 24 न्यूटन का होगा तो ऑब्वियसली एफ का वैल्यू क्या हो गया, 18 न्यूटन से ज़्यादा हो गया। मतलब अभी 2 kg का ब्लॉक भी 4 kg के ऊपर स्लाइड करेगा एंड बोथ द ब्लॉक्स विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो चलो मान के चलते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन है आपका a1 और यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन होगा a2। पहले हम इसकी बात कर लेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर हम एवरीडे न्यूटन्स की लॉ लगा देंगे दैट f माइनस f1 माइनस f2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 4 kg, करेक्ट, इनटू एक्सेलरेशन a1। सो f का वैल्यू हमारे पास है 24, f1 की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 6 न्यूटन, f2 की मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन विच इज इक्वल्स टू 4a1। So 24 minus 10 comes out to be 14 which is equals to 4a1। तो a1 का वैल्यू कितना आ गया, it is 14/4, correct। So 2 are 7 are 7/2 comes out to be 3.5 meter per second square। So that is the acceleration of the 4 kg block। Now let's calculate the acceleration of the 2 kg block। The 2 kg block F2 which is equals to mass of the 2 kg block is 2, acceleration A2। तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F2/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2, F2 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा जो कि कितना है 4 न्यूटन। 4/2 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी क्लास, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि सेकेंड ब्लॉक के पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना ही हो सकता है, चाहे आप F कितना भी बढ़ा दो। सेकेंड ब्लॉक मतलब 2 kg का ब्लॉक, ये एक्सेलरेशन को छोड़ के कोई दूसरी वैल्यू पे मैक्सिमम नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद 2 kg ब्लॉक, इससे ज्यादा 2 kg ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's start the next question. Very interesting question, this one. So the question is, in the given figure, M1, M2 and M are 20 kg, 5 kg and 50 kg respectively. The coefficient of friction between between capital M and the ground. I think so question में misprint है, between capital M and the ground is 0. The coefficient of friction between M1 and M and that between M2 and the ground is 0.3. The pulleys and the spring are massless. The string is perfectly horizontal between P1 and M1 and also between P2 and M2. The string is perfectly vertical between P1 and P2 and external horizontal force F is applied to mass capital M. Take G is equals to 10 meter per second square. Sub question A, draw free body diagram of mass capital M clearly showing all the forces. Sub question B, let the magnitude of the force of the friction between M1 and M be F1 and that between the M2 and ground be F2. For a particular F, it is found that F1 is equals to 2F2. Find F1 and F2, write down equation of motion of all the masses, find capital F, tension in the string and the acceleration of the masses। तो इतनी सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, M1 और कैपिटल M के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कौन सी है, F1 इज द फ्रिक्शनल फोर्स और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज F2। So according to the question, they have given that F1 is equals to 2 times of F2 for a particular value of F। तो हमें वो वैल्यू F की पता करनी है, हमें F1 पता करना है, हमें F2 पता करना है, हमें टेंशन पता करना है, हमें एक्सेलरेशन पता करना है। इतनी सारी चीज़ें पता करनी है हमें। सबसे पहले इनका जो सब क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं फॉर अ कैपिटल M। सो चलो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। सो वी नो दैट दिस इज द कैपिटल M। इसका खुद का वेट सबसे पहले दैट इज mg, करेक्ट, mg इज द वेट। उसके बाद ग्राउंड सरफेस ने इसको क्या दिया, एक नॉर्मल रिएक्शन दिया। सपोज दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड सरफेस दैट इज n। m1 वाला ब्लॉक भी क्या करेगा, इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज n1। सी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दिस ब्लॉक विल ट्राई टू मूव ऑन द राइट साइड। तो ये ब्लॉक अगर राइट साइड मूव करेगा तो ये जो M1 वाला ब्लॉक है इसकी मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स बना देगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज F1, करेक्ट। फिर यहाँ पर एक पुली है, इस पुली के ऊपर देयर इज अ टेंशन T एंड दिस इज अ टेंशन T। फिर यहाँ पर भी एक पुली है, तो यहाँ पर अगर एक पुली है तो यहाँ पर टेंशन T होगा। सो दिस इज ऑल्सो टेंशन T इन द स्ट्रिंग, करेक्ट। और यहाँ पर आपका एक फोर्स है दैट इज F। तो इतनी सारी फोर्सेस लग रही है किस पे,
बिगर ब्लॉक पे, ठीक है। तो ये हमने फोर्सेस एफबीडी बना दी। अब बात करेंगे हम, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, जो बी वाला पार्ट है। बी वाले पार्ट में बोला गया दैट F1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F2। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा एफबीडी ऑफ ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, ठीक है। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की हम एफबीडी बना देते हैं। तो लेट्स से दिस इज ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 की एफबीडी में वी नो दैट इसका खुद का वेट होगा, दैट इज m1g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन दिया बिगर ब्लॉक ने, दैट इज n1। इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, दैट इज इन द राइट डायरेक्शन F1, ओके F1, ठीक है। अब बात करेंगे फॉर द ब्लॉक, अच्छा इस ब्लॉक पे टेंशन भी होगा, द टेंशन इन द लेफ्ट डायरेक्शन, द टेंशन बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग, करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक M2। ब्लॉक M2, सपोज दिस इज ब्लॉक M2। इस ब्लॉक का खुद का वेट, जस्ट अ मिनट, so weight of this block that is m2g, tension T, friction, normal reaction, not frictional force, normal reaction n2। this block will try to move in the right direction, so frictional force जो ground surface ने इसको दिया, that is in the backward direction, that is F2, correct। so this is the FBD for both the blocks। now let's try to analyze them, but analyze करने से पहले मैं चाहता हूँ हम limiting friction calculate कर ले दोनों blocks का। so limiting friction FL1 for the first block, we know that it is nothing but mu n1, the value of n1 is m1g, okay। what is the value of m1, it is 20 into 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, and what is the value of coefficient of friction, that is 0.3, correct। so 0.3 to 200 into 0.3 जब हम solve करेंगे तो हमें आएगा 60 न्यूटन। now let's talk about the limiting friction between the second block and the ground surface, okay। second block mu n2 की वैल्यू कितनी है m2g, m2 की वैल्यू कितनी है 5 into 10 comes out to be 15 न्यूटन, एंड म्यू की वैल्यू 0.3, तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन, करेक्ट, ओके। तो सबसे पहले क्लास हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि मान लो यहाँ पर जब हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बिगर ब्लॉक, तो इस फोर्स की वजह से M1 जो ब्लॉक है वो शायद M पे स्लाइड करेगा। हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम करना है कि ब्लॉक M1 है वो M के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। हमें पता है अगर M1 M के ऊपर स्लाइड करेगा तो M1 के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, है ना। तो M1 के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे कितना हो सकता है, M1 या फ्रिक्शनल फोर्स FL1 दैट इज 60 न्यूटन, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 60 न्यूटन हो सकता है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो M1 और कैपिटल बिगर ब्लॉक के बीच में है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स है, करेक्ट, ओके। सो यहाँ पर हम बात करेंगे फिर क्या हमारी ये इक्वेशन वैलिड है दैट F1 इज इक्वल्स टू 2F2, है ना। F1 इज इक्वल्स टू 2F2, तो 2F2 की बात करेंगे यहाँ पर विच इज इक्वल्स टू F1, F1 की वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन, 2F2, तो F2 की वैल्यू कितनी है 60/2, दैट इज व्हाट 30 न्यूटन। F2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमें 30 न्यूटन, लेकिन हमें पता है F2 की वैल्यू 15 न्यूटन से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 15 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड सरफेस कितना हो सकता है 15 न्यूटन का हो सकता है, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, करेक्ट। तो मतलब ये वाला जो कंडीशन हमने अज्यूम किया था वो गलत कंडीशन था। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है हुज मास इज M1, ये इस बिगर ब्लॉक के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि इफ दिस ब्लॉक डजंट स्लाइड ऑन दिस ब्लॉक, तो इस ब्लॉक की जो भी एक्सेलरेशन होगी वो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी, है ना। सपोज इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन है a है, तो ऑब्वियसली इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी कितनी होगी a होगी। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग विद a एक्सेलरेशन, तो ये जो स्ट्रिंग है ये भी a एक्सेलरेशन के साथ आगे जाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रिंग का पॉइंट है, इफ दिस पॉइंट इज मूविंग विद a एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट भी स्ट्रिंग का a एक्सेलरेशन के साथ ही जाएगा, एज वी नो दैट दिस इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो इससे समझ में आता है ये जो सेकेंड ब्लॉक है ये भी a एक्सेलरेशन के साथ ही आगे जा रहा है, करेक्ट। तो इससे समझ में आता है कि सारे ब्लॉक्स कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। तो ये पूरा थियरी पार्ट हमें इसके लिए करना पड़ा ताकि हम समझ जाए कि ये सारे ब्लॉक्स एक कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं,
ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज देन। अभी हमें पता चल गया कि ये ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ये ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ये ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। सारे ब्लॉक्स ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर दिस पार्ट? ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। और हमें पता है यहाँ पर M1 ये वाला जो ब्लॉक है ये इस ब्लॉक के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो F1 होगी। ठीक है, लेकिन ये वाली जो ब्लॉक है ये ग्राउंड सरफेस पे स्लाइड कर रही है। इफ दिस ब्लॉक स्लाइड्स ऑन द ग्राउंड सरफेस तो M2 और ग्राउंड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 15 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा दैट F2 का वैल्यू जो है हमारे पास दैट इज ऑफ 15 न्यूटन। कितना है? 15 न्यूटन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, यहाँ पर हम न्यूटन की लॉ लगा देंगे। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ वी नो दैट T माइनस F2 which is equals to mass into acceleration. What is the mass of this block M2? That is 5. So 5 into A. So therefore T, what is the value of F2? It's 15. So 15 is equals to 5A. So T का वैल्यू कितना आ रहा है हमें? 15 plus 5A आ रहा है। So I will say that this is my equation number 1. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। चलो F2 का वैल्यू तो हमें आ गया 15 न्यूटन, करेक्ट। लेकिन इन्होंने बोला दैट F1 is equals to 2F2 ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2? F2 की वैल्यू तो 15 था ना, सो 2 into 15 comes out to be 30 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द स्मॉलर ब्लॉक एंड द बिगर ब्लॉक हमें मालूम पड़ गया कितना है, 30 न्यूटन। और क्या ये फोर्स एग्जिस्ट कर सकती है? यस कर सकती है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 60 न्यूटन है ना। M1 और बिगर ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है फ्रिक्शनल फोर्स की? 60 न्यूटन। तो ये तो 60 न्यूटन से कम है, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो F1 की वैल्यू भी हमें आ गई, दैट इज 30 न्यूटन। ठीक है, सो F1 हमें मिल गया 30 न्यूटन, हमें F2 मिल गया। F2 कितना था हमारा? 15 न्यूटन था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट F2 इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। कंफ्यूज नहीं होना है, F2 की वैल्यू 15 न्यूटन, F1 की वैल्यू 30 न्यूटन। तो हमें ये दोनों वैल्यूज मिल गए। अब बचा है फोर्स, टेंशन एंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, एक एक करके हम ये भी फाइंड आउट करते हैं। नाउ क्लास लिसन, लेट्स कम बैक ओवर हियर। यहाँ पर आ जाओ। तो जब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर हम न्यूटन की लॉ लगा देंगे फॉर द बिगर ब्लॉक। फॉर द बिगर ब्लॉक F माइनस F1 प्लस T माइनस T is equals to, not 0, sorry, mass into acceleration. Mass of the bigger block M, which is 50 kg, and acceleration is A. So T and minus T get cancelled. So F, what is the value of F1? F1 की value है 30, which is equals to 50A. So F minus 30 is equals to 50A. चलो, I will say that this is my equation number 2. Now let's talk about the block M1. M1 की बात करेंगे, इस ब्लॉक की मैं बात करूंगा। तो इस ब्लॉक के केस में as you can see न्यूटन्स लॉ लगा देंगे, that is F1 minus T. F1 minus T is equals to mass into acceleration. What is the mass of this block? It's 20. So I will write down 20A. F1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 30 न्यूटन। So 30 minus T is equals to 20A. T को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 30 minus 20A is equals to T. 20A को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए। So I will say that this is my equation number 3. So now class listen, from equation number 1 and equation number 3, tension is equal to 15 plus 5A, और यहाँ पर टेंशन कितना इक्वल है? 30 माइनस 20A के। सो 30 माइनस 20A, 20A को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ। सो 20A प्लस 5A इज इक्वल्स टू 30 माइनस 15। 30 माइनस 15 कम्स आउट टू बी 15 एंड दिस बिकम 25A। तो A का वैल्यू हो गया 15 अपॉन 25, दैट इज इक्वल्स टू 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। विल पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एनी ऑफ द इक्वेशन टू कैलकुलेट द टेंशन। सपोज मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। सो T इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5, A का वैल्यू ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? इट्स 3/5। 3/5, 5 एंड 5 गेट कैंसल। सो 15 प्लस 3 कम्स आउट टू बी 18 न्यूटन। तो चलो टेंशन आ गया। अभी अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे टू फाइंड आउट द फोर्स। सो F माइनस 30 इज इक्वल्स टू 50A. So F minus 30 is equals to 50. What is the value of A? It's 3/5. So 1s are 10s are 3 into 10 comes out to be 30. और minus 30 को right hand side भेजोगे तो 30 plus 30 comes out to be 60 Newton. So that is the force. So F का वैल्यू हमें कितना आ रहा है? 60 Newton. So इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So I hope you like this lecture. If you like this lecture, then please share with your friend and subscribe our channel. Thank you.